नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका वॉइस ऑफ रोली मेरे चैनल के भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग और थाट सीरीज़ के सेशन 2 में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले सेशन में बताया कि पहले राग बने और फिर रागों को उनके लक्षण के अकॉर्डिंग, उनके चलन के अकॉर्डिंग अलग अलग थाट में ग्रुप कर दिया गया। इसलिए जनरली पहले थाट फिर राग पढ़ते हैं, बट मैंने सोचा है मैं पहले आपको राग के बारे में बताऊंगी और उसके बाद थाट के बारे में बताऊंगी, तो समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम राग की डेफिनेशन देखेंगे, जिसे हम परिभाषा कहते हैं। अगर हम फॉर्मली डिफ़ाइन करें तो राग क्या होता है। राग में कम से कम 5 स्वर लिए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर होते हैं, उससे नहीं। जैसा कि आप जानते हैं एक सप्तक जो होता है, एक ऑक्टेव, उसमें टोटल 12 सुर होते हैं। सा, रे कोमल, रे शुद्ध, ग कोमल, ग शुद्ध, मा शुद्ध, मा तीव्र, पा शुद्ध, ध कोमल, ध शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध। ये हो गए हमारे 12 स्वर। तो इन 12 स्वरों में से कम 5 स्वर निकाल लिए जाएं, चाहे विकृत रूप, चाहे कोमल रूप, चाहे शुद्ध रूप, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर निकाल के एक ऐसी रचना कर दी जाए जिसको हम सुने तो हमारे कानों को अच्छा लगे, उसे हम राग कहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वरों की वह रचना जो कानों को अच्छी लगे राग कहलाती है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। जैसे इस रचना को लेकर हर राग का एक आरोह अवरोह बना दिया जाता है। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक राग यमन की बात करते हैं, बहुत ही कॉमन और सबसे पहले वही राग हम सीखते हैं, इसलिए मैं हमेशा ही राग यमन का नाम ले लेती हूँ। तो अगर हम राग यमन की बात करते हैं तो उसमें माँ तीव्र लगता है। माँ का शुद्ध रूप ला लेकर के हम माँ का तीव्र रूप लेते हैं। तो अगर हम नॉर्मली सारे गामा गाते हैं तो कैसे चलता है, सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा। और अगर हम अब राग यमन के आरोह और अवरोह की बात करें तो माँ के जगह माँ आ जाएगा। तो वो कैसे उसका आरोह अवरोह बन जाएगा, होंगे 7 स्वर ही, बस थोड़ा सा चेंज करके शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ डाल दिया जाएगा। तो कैसे चलेगा, सा रे ग म पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा। तो इस तरह से चलेगा। आप उसको कीबोर्ड या पियानो या ऐप पे किसी भी चीज़ पे प्ले करके देखिए, पहले शुद्ध माँ के साथ फिर तीव्र माँ के साथ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इसी तरह से 7 या 5 स्वरों की संरचना ले ली जाती है और उसको तो हर सुर का ये राग का ये डिसाइडेड है कि किस में कौन सा स्वर लगेगा। अब राग किसी भी रचना को कोई भी आरोह अवरोह बना लिया, उसको तो हम कह नहीं देंगे कि ये एक राग है। राग होने के लिए और भी कंडीशंस हैं जिसको फुलफ़िल करना होता है किसी एक कॉम्पोजिशन को या किसी एक रचना को कह लीजिए। तो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या पॉइंट्स हैं उनको जिनको फुलफ़िल करने से कोई रचना राग कहलाती है, उनको राग के लक्षण कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं राग के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम राग के क्या लक्षण होते हैं। राग कोई भी रचना, सबसे पहले तो एक रचना हो गई और वो कानों को अच्छी लगी, फिर हम ये देखेंगे कि वो राग है कि नहीं। तो राग है कि नहीं ये देखने के लिए ये होते हैं राग के लक्षण। पहला तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उसमें मिनिमम मतलब कम से कम 5 स्वर आने चाहिए। 12 स्वर में से जो सप्तक के 12 स्वर होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि सा रे रे ग म प ध नी सा, ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि कितने हो गए, सा रे रे गा गा मा पा ध नी सा, 10 हो गए। तो इस तरह से नहीं हो सकता है। साथ ही तो कभी किसी का शुद्ध है तो किसी का कोमल रूप है, किसी कभी मा तीव्र लग गया, ऐसे करके टोटल 7 ही लिए जाते हैं। जब हम आगे राग को, हर राग के आरोह अवरोह पढ़ेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। सेकंड जो है, थाट का होना आवश्यक है। जैसा कि अगर आपको थाट के बारे में थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरा इससे जस्ट पहले का सेशन देखिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप उसकी लिंक पे जाकर देख सकते हैं कि पहले राग बने और फिर राग को उनके चलन के अकॉर्डिंग कि किस राग में कौन से ऐसे राग हैं जिसमें म तीव्र लग रहा है, कौन से ऐसे राग हैं जिसमें रेगा धनी कोमल लग रहा है, कौन से ऐसे राग हैं जिसमें सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं, कौन से ऐसे राग हैं जिसमें
ग और नी कोमल लग रहा है। इस तरह करके अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया और अलग अलग कैटेगराइज करने के बाद उनको एक एक थाट के अंडर में डाल दिया गया कि चलो इसमें सारे म तीव्र लग रहे हैं तो ये कल्याण थाट हो गया। अब इसमें रे ग धानी कोमल लग रहे हैं तो ये भैरवी थाट के अंडर में कर दिया गया। इसमें ग धानी कोमल लग रहे हैं तो ये आसावरी थाट के नाम से जाना जाएगा। मतलब इस तरह से करके 10 थाट हमारे बना दिए गए। अब थाट का नाम डिसाइड कैसे हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल म तीव्र लगने वाले जितने भी राग थे, फॉर एग्जांपल अगर 15 राग हैं तो 15 राग में से जो कल्याण राग था वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। कल्याण राग को हम आज के डेट में यमन राग भी कहते हैं और आप देखिए बॉलीवुड मूवीज़ के 90% जो सॉन्ग्स होते हैं वो यमन राग पे कहीं ना कहीं से बेस्ड होते हैं। तो जब सबसे ज़्यादा किसी भी थाट का चलने वाला जो राग था उसको उसका आश्रय राग माना गया, डिपेंडेंट राग माना गया और उसी के बेसिस पर उसका नाम बना दिया गया, उस थाट का नाम उसके आश्रय राग के नाम पे उस थाट का नाम बना दिया गया। उसी तरह से भैरवी थाट का नाम लें, अगर हम भैरवी थाट की बात करें तो जो भैरवी राग है उसमें रे ग ध नी कोमल लगते हैं, तो उस तरह से रे ग ध नी कोमल वाले को भैरवी थाट के अंडर में डाल दिया गया, क्योंकि भैरवी राग ऐसे राग सारे जिसमें रे ग ध नी कोमल होते हैं उनमें भैरवी राग सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला राग है, तो भैरवी राग के नाम पे भैरवी थाट पड़ गया। तो उस तरह जिस राग के नाम पे जो थाट बना हुआ है उसे उस राग को उस थाट का आश्रय राग कहते हैं। आगे चलते हैं, ये चीज़ें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। थर्ड मैंने लिखा है सा कभी वर्जित नहीं होता। नेक्स्ट क्लास में जब मैं अपलोड करूँगी राग से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स होते हैं तो उसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उसमें एक वर्जित स्वर भी आता है। तो जैसे मैंने कहा कि राग में कम से कम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर लिए जाते हैं, तो अगर मान लीजिए 5 स्वर हैं तो उसमें एक वर्जित स्वर दे दिया जाता है कि जैसे इस पर्टिकुलर राग में ये स्वर नहीं यूज़ होगा, जैसे ग नहीं यूज़ होगा या प नहीं यूज़ होगा या इस तरह का कोई एक वर्जित स्वर जो ना आरोह में आएगा ना अवरोह में आएगा, उसे वर्जित स्वर कहते हैं। तो किसी भी राग में कभी भी सा को वर्जित नहीं किया जा सकता है, सा का होना मैंडेटरी है। उसके बाद मा और प का रूल आता है। मा और पा का रूल ये है कि मा और पा को दोनों एक साथ को वर्जित नहीं कर सकते हैं। किसी भी राग का जो आरोह अवरोह होगा उसमें या तो मा आएगा या तो पा आएगा या तो दोनों आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि मा भी नहीं है और पा भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आरोह अवरोह, वादी संवादी, पकड़, गायन, समय। ये सारे टर्म्स अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, जैसे डिपेंड करता है किस तरह से हमारा सीरीज़ चलता है, कि राग से रिलेटेड ये सारी डेफिनेशंस होती हैं। आरोह अवरोह, पकड़, वादी संवादी, जाति, गायन, समय और वर्जित स्वर, जैसा कि मैंने अभी कहा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी चीज़ें थाट में नहीं होती हैं, बट राग में ये सारी चीज़ें डिफाइन होना बहुत ज़रूरी होती हैं कि ये अगर राग है तो इसका आरोह ये होगा, अवरोह ये होगा। आरोह अवरोह तो आप जानते ही होंगे, सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। अब वो कैसे चलेगा, सारे ग म प ध नि सा या सारे ग म प ध नि सा, तो उसमें कौन से शुद्ध लग रहे हैं कौन से कोमल लग रहे हैं उस पर थोड़ा चेंज होते होते आरोह अवरोह का साउंड अलग हो जाता है और आरोह अवरोह में ब्रेक दिया जाता है। मतलब 4 के बाद अगर सारे ग म के बाद ब्रेक है और प ध नि सा कॉमा लगा होता है, प ध नि सा, तो उसको कैसे गाएंगे, सारे ग म, फिर हल्का सा रुके प ध नि सा, और फिर लौटते मान लीजिए सा नि ध प के बाद कॉमा लगा हुआ है तो कैसे गाएंगे, सा नि ध प म ग रे सा। तो इस तरह से आरोह अवरोह बिल्कुल डिफाइंड होता है कि किस तरह से कहाँ पे ब्रेक लेते हुए आरोह जाएगा और कहाँ पे ब्रेक लेते हुए अवरोह आएगा और कौन कौन से सुर लगेंगे। उसके बाद वादी संवादी मतलब अभी मैं ऐसे ब्रीफली बता रही हूँ, फिर मैं अच्छे से बताऊंगी कि कौन सा स्वर सबसे ज़्यादा किसी राग में यूज़ हो रहा है और संवादी कौन सा स्वर सेकंड मोस्ट यूज स्वर, उसको वादी संवादी कहते हैं। फिर पकड़ होता है, राग में जो भी आपके 7 सुर आ रहे हैं या 5 सुर जो भी आ रहे हैं 12 में से, उनको आगे पीछे जैसे हम पलटे गाते हैं, सारे ग रे ग म प ध नि सा, ये इस तरह से हम सारे गामा में गाते हैं। उसी तरह से जब राग में जो सुर आ रहे हैं उनको लेके जब पलटे टाइप के बना लेते हैं तो उसको राग की पकड़ कहते हैं। ये इसलिए होता है जिससे कि हम उसको राग गाने के पहले जब वो पकड़ गा लेते हैं आगे पीछे करके सुरों को, तो हर सुर पे हमारी पकड़ होल्ड
अच्छा हो जाता है, हर सुर को हम समझने लगते हैं। फिर जब हम राग गाते हैं तो हमसे गलतियां होने की सुर में, लय ताल में चांसेस कम होती हैं। उसके बाद गायन समय, हर राग को गाने का एक समय बताया गया है कि इस राग को पर्टिकुलर उसके बेसिस पे दिन को, जो हमारे विद्वान हैं, संगीतकार, पुराने पंडित विद्वान लोग, वो लोग, उन लोगों ने दिन को 2 प्रहर में 12 के 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया। वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी आगे की क्लास में। और उसके बाद शुद्ध और कोमल स्वर। शुद्ध और कोमल स्वर का जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी राग में किसी का शुद्ध और कोमल स्वर दोनों यूज़ हो रहा है तो दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। जैसे कोई भी राग का, मान लीजिए मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लेकर चलती हूँ कि कोई ऐसा है जिसमें रे शुद्ध भी आ रहा है, रे कोमल भी आ रहा है, और सा रे ग छोड़ दिया है, मा पा ध नी, ये है, इतना आ रहा है। तो ऐसे नहीं आ सकता है कि सा रे मा पा ध नी, ऐसे नहीं आएगा। या तो रे आप आरोह में आएगा, एक अवरोह में आएगा, कोई भी बीच में आएगा, मतलब कोई भी 2 शुद्ध और कोमल स्वर एक साथ नहीं आ सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि रे शुद्ध आ गया फिर ग कोमल आ गया, वो तो ठीक है, वो तो होगा ही, वो नहीं होगा तो राग की रचना कैसे होगी। बट एक ही स्वर के शुद्ध और कोमल रूप एक साथ आरोह या अवरोह में नहीं आएंगे, उनके बीच में एक स्वर का होना ज़रूरी है। तो ये हैं पूरे हमारे राग के लक्षण। और मुझे लगता है कि आज का इस वीडियो के इतने पे ही रोक देना चाहिए, क्योंकि राग के लक्षण मैंने पूरे आपको बता दिए। अब आप इसको देखिए, सुनिए, समझिए। जो चीज़ भी कन्फ्यूजन हो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगी, या फिर voiceofroli@gmail.com पर मेल करिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि थाट क्या होते हैं, मतलब इन्हीं राग के बेसिस पे। अब तो थाट बहुत ईजी है, बस 10 थाट के नाम बताने हैं और बताना है कि किसमें कौन सा स्वर कोमल, कौन सा स्वर शुद्ध लगता है, और उस थाट की कौन सा आश्रय राग है। और उसके नेक्स्ट क्लास में, और फिर राग और थाट का एक कंपैरिजन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम हर थाट का प्ले करके देखेंगे कि किस तरह से सातों स्वर चलते हैं, चलन क्या होता है, और उस राग पे उस थाट पे बेस्ड जो आश्रय राग होगा उसका आरोह और अवरोह हम गा करके देखेंगे। तो इस तरह से 10 थाट के ये सुर, और फिर 10 थाट पर बेस्ड आश्रय राग के आरोह और अवरोह, इतना हम 3rd सेशन में कंप्लीट करेंगे। और आपको भी अगर कुछ लगता है कि किस तरह से चलना चाहिए या क्या समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या voiceofroli@gmail.com पर लिखिए। और जब से मैंने ये सारी सीरीज़ शुरू की है, मेरे चैनल को बहुत सारे व्यूअर्स ने सब्सक्राइब किया है, उनको एक बहुत बड़ा थैंक्स। और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए, जिससे कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिले और मेरा चैनल बहुत ग्रो करे, मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।